हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और उसका विघटन। यानी कि मुगल साम्राज्य अपने सबसे ज़्यादा चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचा था उसके बारे में जानेंगे, उसका विघटन किस तरह से हुआ और मराठों का उदय जो है वो बेसिकली भूमिका निभाया था मुगल साम्राज्य के विघटन में। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मराठों के उदय में बेसिकली हम लोगों ने पहले देखा है कि जो अहमदनगर था और जो बीजापुर था, ठीक है? वहाँ की जो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, वहाँ पर मराठों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मुगल लोग दक्कन की ओर बढ़ रहे थे, तो शासन के मामलों में उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। वे लोग दक्कनी सुल्तान और मुगल दोनों उनका समर्थन पाना चाहते थे और मलिक अंबर ने बड़ी संख्या में उनका उपयोग अपनी सेना में सहायकों के रूप में किया। यूं तो मोरे, घटगे, निम्बलकर आदि अनेक प्रभावशाली मराठा परिवार कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता के स्वामी थे, पर मराठों का कोई सुस्थापित राज्य नहीं था जैसा कि राजपूतों का था। एक बड़े राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है। जैसा कि हमने देखा, शाहजी कुछ समय तक अहमदनगर में राजाओं को बनाते मिटाते रहे और मुगलों की अवज्ञा करते रहे। लेकिन 1636 की संधि के अनुसार शाहजी को अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र छोड़ने पड़े। वे बीजापुर की सेवा में चले गए और कर्नाटक पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने लगे। अस्थिरता का फायदा उठाकर शाहजी बंगलौर में एक अर्ध स्वतंत्र रजवाड़ा बनाने का प्रयास करने लगे। जिस प्रकार की गोलकुंडा के एक अग्रणी अमीर मीर जुमला कोरोमंडल तट पर भी ऐसा ही एक राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था। पश्चिमी घाट के अबिसिनियाई सरदारों और सीधी सरदारों जैसे अनेक दूसरे सरदारों ने भी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। इसी पृष्ठभूमि में क्या हुआ कि शिवाजी ने पूना के आसपास एक बड़ा रजवाड़ा बनाने का प्रयास किया। ये बेसिकली पृष्ठभूमि हो गई। अब देखिए शिवाजी का आरंभिक जीवन वृत्त। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो शाहजी ने अपनी पूना की जागीर अपनी उपेक्षित वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दी थी। याद रखिएगा इस चीज को कि बेसिकली जो शाहजी थे उन्होंने बेसिकली जो अपनी जागीर है वो अपनी उपेक्षित वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ा था। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी। कुल 18 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 1645 से 47 के बीच में पूना के पास क्या किया? अनेक पहाड़ी किलों को जीता, जैसे कि हो गया राजगढ़, कोडाना और तोरना। लिखा है कि 1647 में अपने संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात शिवाजी अपनी मर्जी के मालिक हो गए और पिता की जागीर का पूरा नियंत्रण जो है वो किसके हाथों में आ गया? शिवाजी के हाथों में आ गया। देखिए लिखा है शिवाजी ने वास्तविक विजय अभियान 1656 में शुरू किया, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली को जीता और जावली का रजवाड़ा और मोरे परिवार के द्वारा जमा संपत्ति महत्वपूर्ण थी और शिवाजी ने उन्हें धोखे से प्राप्त किया था। जावली की विजय ने उन्हें मावल के पहाड़ी क्षेत्रों का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सतारा व कोंकण तट की ओर उनका जो रास्ता है वो साफ हो गया। मवाली पियादे उनकी सेना के एक मजबूत भाग बन गए। उनकी सहायता से पूना के पास कुछ और पहाड़ी किले जीत करके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1657 में जो बीजापुर था उस पर मुगलों के आक्रमण ने शिवाजी को बीजापुर के प्रतिशोध से बचा लिया। शिवाजी ने पहले औरंगजेब से वार्ता आरंभ की, फिर पाल बदलकर मुगल क्षेत्रों से दूर घुसपैठ की और भारी माल को लूट लिया। गृह युद्ध की तैयारी के लिए औरंगजेब ने जब बीजापुर के नए शासक से समझौता कर लिया तो उसने शिवाजी को भी माफ कर दिया, पर शिवाजी पर उसे भरोसा नहीं था और उसने बीजापुर के शासक को सलाह दी कि शिवाजी ने जो बीजापुरी इलाके जीते थे उनसे उनको निकाले या उन्हें अपनी सेवा में रखना ही चाहे तो मुगल सीमा से दूर कर्नाटक में तैनात करे। देखिए, आप लोगों में बहुत से लोगों का मतलब ये मैसेज भी आता है कि मैम ट्रिक्स और टिप्स से पढ़ाइए, बेसिकली जो निमोनिक्स होते हैं वो याद कराइए। तो ये बात आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि अगर निमोनिक्स आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को वो प्रीलिम्स में काम देगा, मेंस में आपको ये जो स्टोरी होती है वही काम देने वाली है, ठीक है? ताकि आप अपना आंसर जो है वो लिख सकें।
किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपके जो पेन है वो उस पे रुकेंगे नहीं, चलने लगेंगे। अगर आप लोगों को बेसिकली बैकग्राउंड का जो स्टोरी है वो अच्छी तरह से पता हो तो। इसीलिए मैं बिल्कुल सोच समझ कर पढ़ा रही हूँ। पहले आप स्टैंडर्ड सोच से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऐसा जो मेरा सेल्फ नोट्स है मैं आपको उससे पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग निमोनिक्स की ओर चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक बैक ऑफ द स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि जब औरंगजेब जो था वो दूर उत्तर में था, तब शिवाजी ने बीजापुर की कीमत पर अपनी विजय यात्रा फिर से शुरू कर दी थी। पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच कोंकण पट्टी में वो लोग घुस आए थे और उत्तरी भाग पर उन लोगों ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। बीजापुर ने अब कड़ी कार्यवाही का निश्चय किया। उसने अग्रणी बीजापुरी अमीर अफजल खान को 10,000 की सेना देकर शिवाजी के खिलाफ भेजा और निर्देश था कि वह जैसे भी हो उन्हें पकड़े। छल कपट उन दिनों आम था। अफजल खान और शिवाजी दोनों ने अनेक अवसरों पर इसका सहारा लिया था। शिवाजी की जो सेना है वो खुली लड़ाई की आदी नहीं थी और इस शक्तिशाली सरदार के खिलाफ खुलकर लड़ने से बचती रही। अफजल खान ने शिवाजी को निजी मुलाकात का निमंत्रण दिया और वादा किया कि बीजापुर दरबार से उन्हें क्षमा दिला देगा। यह एक छलावा है। यह विश्वास लेकर शिवाजी जो है वो क्या हो गए, तैयार हो गए। और देखिए उन्होंने क्या किया, चालाकी से भरे मगर दुस्साहसी ढंग से कटार से खान का वध कर दिया। उसकी नेतृत्व विहीन सेना को शिवाजी ने तहस-नहस कर दिया। तोपखाने समेत उसके तमाम साज सामान पर भी उन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया। विजय से झूमते हुए मराठा सैनिक ने पन्हाला के शक्तिशाली किले को आसानी से जीत लिया। व्यापक विजय का सिलसिला जारी रखते हुए दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर में वे लोग घुस आए। शिवाजी के इन कारनामों के फलस्वरूप क्या हुआ कि वे एक चर्चित कथानायक बन गए और उनका नाम क्या होने लगा, घर-घर में गूंजने लगा, उन्हें जादुई शक्ति का श्रेय दिया जाने लगा। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर कुछ श्रेष्ठ कार्य कर दिखा देता है तो कहते हैं ना कि अरे यार उसके पास तो भगवान की दी हुई एक शक्ति है। अब देखिए पुरंदर की संधि और शिवाजी की आगरा यात्रा। तो शाइस्ता खान की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को नियुक्त कर दिया था, जो कि उसके विश्वस्त सलाहकारों में से एक थे। किसको नियुक्त किया था? आमेर के राजा जय सिंह को। और याद रखिएगा कि वह क्या थे, विश्वस्त सलाहकारों में से एक थे। किसके? औरंगजेब के, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जयसिंह ही ने पूरे सैनिक और प्रशासनिक अधिकार, मतलब जयसिंह को क्या किया गया, बहुत से सैनिक और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। इस तरह से वे दक्कन के मुगल सूबेदार पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं रहे। उनका संपर्क सीधे सम्राट से रहा। अपने अंग्रेजों के विपरीत जय सिंह ने मराठों को कम करके नहीं आगा। उन्होंने सावधानी से कूटनीतिक और सैनिक तैयारियां की। उन्होंने शिवाजी के सभी शत्रुओं और विरोधियों से अपील की। शिवाजी को अलग-थलग करने के लिए बीजापुर के सुल्तान तक को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। पूना की ओर कूच करते हुए शिवाजी के राज्य के केंद्र अर्थात किला पुरंदर पर हमला करने का भी फैसला किया, जहां शिवाजी अपने परिवार और खजाने को रख छोड़े थे। देखिए लिखा है जय सिंह ने पुरंदर की सख्त घेराबंदी की 1665 में और उसे तोड़ने के सभी मराठा प्रयासों को नाकाम कर दिया। किले का जो पतन है वो करीब जानकर और किसी भी तरफ से मदद ना आते पाकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ वार्ता आरंभ कर दी। कड़ी सौदेबाजी के बाद निम्नलिखित शर्तों पर समझौता हुआ। देखिए जो पहला शर्त था वो था शिवाजी के अधिकार वाले 35 किलो में से 23 को आपस के क्षेत्रों के साथ जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख हुड़ थी, मुगलों को सौंप दिया जाएगा, जबकि 1 लाख हुड़ की सालाना आमदनी वाले 12 किले बादशाह की खिदमत और वफादारी की शर्त पर शिवाजी के पास रहेंगे। फिर देखिए लिखा है बीजापुरी कोंकण के 4 लाख हुड़ की सालाना आय वाले जिस क्षेत्र पर शिवाजी का पहले से कब्जा था उसे उन्हीं का मान लिया गया। साथ ही पठारी इलाके में बीजापुर का वह क्षेत्र भी उन्हें सौंप दिया गया जिसे शिवाजी जीतना चाहते थे। इसकी सालाना आमदनी जो थी वो 5 लाख हुड़ थी। इसके बदले में उन्हें मुगलों को किस्तों में 40 लाख हुड़ स्वामित्व के अधिकार देने थे। फिर देखिए लिखा है शिवाजी ने निजी सेना से मुक्त रखे जाने की मांग की थी, इसलिए उनकी जगह उनके नाबालिग बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब दिया गया। लेकिन शिवाजी ने दक्कन में मुगलों के किसी भी अभियान में स्वयं भाग लेने का वादा किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है जयसिंह ने चालाकी से शिवाजी और बीजापुर के शासक के बीच झगड़े का बीज जो है वो
डाल दिया था। फिर देखिए लेकिन जयसिंह की योजना की जो सफलता है वो इस पर निर्भर थी कि शिवाजी से जो 8 लाख हूड़ के इलाके मुगलों ने लिए थे, उसकी बीजापुर के इलाके से भरपाई करने में मुगल उनका साथ देते थे। यही एक घातक दोष साबित हुआ। शिवाजी के प्रति औरंगजेब का संशय पहले जैसा ही था तथा बीजापुर पर एक संयुक्त मुगल मराठा आक्रमण की बुद्धिमत्ता पर उसे शक था। पर जयसिंह के विचार अधिक क्या थे, व्यापक थे। वे शिवाजी के साथ हुई संधि को बीजापुर और पूरे दक्कन की विजय का एक महत्वपूर्ण बिंदु मानते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उनका विचार था कि यदि एक बार ऐसा हो जाता तो शिवाजी के पास मुगलों का सहयोगी बने रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता, क्योंकि जैसा कि जयसिंह ने औरंगजेब को लिखा था, तब हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। पर बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा मुहिम नाकाम रही। शिवाजी को किला पन्हाला पर कब्जा करने के लिए लगाया गया, पर वे क्या हुए, असफल रहे। अपनी शानदार योजना को अपनी आंखों के सामने लुढ़कते देख जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में बादशाह से मिलने का आमादा किया। जयसिंह ने सोचा कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच मेल हो जाए तो नए सिरे से बीजापुर पर हमले के लिए औरंगजेब को और अधिक साधन देने पर तैनात किया जा सकता था, लेकिन यह यात्रा घातक साबित हुई। शिवाजी को जब 5,000 के मनसबदारों के बीच खड़ा किया गया, तो जो श्रेणी पहले उनके नाबालिग बेटे को दी जा चुकी थी, जैसे कि 5,000 मनसबदार संभाजी को दिया गया था, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, तो क्या हुआ कि तो उन्हें अपमान का अनुभव होने लगा। न ही शिवाजी से बातचीत के लिए बादशाह को समय मिला और ना ही ये डील बेसिकली बोला जाए तो आगे बढ़ी। जैसे देखिए लिखा है कि औरंगजेब शिवाजी के भाग निकलने के लिए हमेशा अपनी लापरवाही को दोष देता रहा। इसमें शायद ही शक हो कि शिवाजी की आगरा यात्रा मराठों के साथ मुगलों के संबंध में एक नया मोड़ साबित हुई। हालांकि घर वापसी के 2 साल के बाद शिवाजी खामोश रहने लगे। इस यात्रा से बेसिकली साबित हो गया था कि जो जयसिंह है, उनके विपरीत औरंगजेब शिवाजी के साथ गठबंधन को कोई खास महत्व नहीं देता था। उसके लिए शिवाजी बस एक मामूली भूमिया जैसा था, जैसे कि बाद में विकास क्रम से साबित हुआ कि शिवाजी के प्रति औरंगजेब के हठीले पूर्वाग्रह उनके महत्व को स्वीकार करने से इनकार एवं उनकी मित्रता का कम मूल्य लगाना औरंगजेब की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवाजी से अंतिम संबंध विच्छेद, शिवाजी का प्रशासन और उनकी उपलब्धियां। तो पुरंदर की संधि की एक संकीर्ण व्याख्या पर जोर देकर औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी विजय यात्रा फिर से आरंभ करने पर लगभग मजबूर कर दिया था। हालांकि बीजापुर विरोधी मुहिम की असफलता के साथ ही इस संधि का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। बीजापुर से बदले में कुछ पाए बिना 23 किले और 4 लाख हूर सालाना आमदनी वाले क्षेत्र को मुगलों को सौंप देने का शिवाजी कभी भुला नहीं सकते थे। सॉरी, यहाँ लिखा है सौंप देने को, जो कि थोड़ा मिट गया है, आप लोग सुधार लीजिए। देखिए, मुगलों को सौंप देने को शिवाजी कभी भुला नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि नए सिरे से मुगलों से टकराव आरंभ किया एवं 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा। अगले 4 वर्षों में उन्होंने मुगलों से पुरंदर समेत अनेक किले वापस ले लिए और मुगलों इलाकों में क्या किया, खासकर कि बरार और खानदेश में दूर दूर तक घुसपैठ की। किसने? शिवाजी ने। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर पश्चिमी अफगान विद्रोह के सिलसिले में मुगलों की व्यस्तता ने शिवाजी की सहायता की। उन्होंने बीजापुर से भी नए सिरे से टकराव आरंभ किया, रिश्वतें देकर पन्हाला और सतारा को प्राप्त किया, हाला कनारा क्षेत्र पर धावा बोला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे कौन? कौन सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, बताइए? तो मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन बन गए थे उस टाइम पे? शिवाजी बन गए थे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि अपने क्षेत्र विस्तार और सेना के आकार के आधार पर कमजोर दक्कनी सुल्तानों के साथ बराबरी का वे दावा कर सकते थे। इस तरह औपचारिक सत्तारोहण के बहुत से उद्देश्य थे। इसने उन्हें मराठा सरदारों में से किसी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिलाया था। किसको? शिवाजी को। जिनमें से कुछ तो उनके बस एक शिशोरा व्यक्ति उन्हें समझते थे। अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए शिवाजी ने कुछ पुराने अग्रणी मराठा परिवारों में विवाह किए, जैसे कि मेहिते, मोहिते, शिर्के आदि में।
समारोह का संचालन करने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने यह औपचारिक घोषणा भी कर दी थी कि शिवाजी एक उच्च श्रेणी के क्षत्रिय हैं। इस तरह अब शिवाजी एक स्वतंत्र शासक थे। वह दक्कनी सुल्तानों के साथ बराबरी के स्तर पर संधि स्थापित कर सकते थे, न कि एक बागी सरदार की तरह। यह मराठा राष्ट्रीय भावना को और आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कि बेसिकली बोला जाए तो मराठा सरदारों में सबसे ऊंचा स्थान शिवाजी को प्राप्त था, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, उनको बस एक शिशोरा व्यक्ति समझते थे। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति को सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो उन्हें क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके अंदर कमी निकालते हैं। भले ही आप उनके लिए अपना जान न्यौछावर कर दीजिए, लेकिन वह आपकी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके के लोगों को आजकल की भाषा में कहा जाता है टॉक्सिक पीपल। इनसे बेसिकली क्या होना रहता है, हमें 5 फीट की दूरी पर रहना होता है। अगर आप लोगों की लाइफ में भी इसी तरह के लोग होते होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो उनसे आप लोग 5 फीट से 10 फीट की दूरी बना के रखा कीजिए। अब चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 1676 में बेसिकली क्या हुआ कि जो शिवाजी थे, उन्होंने फिर से एक दुस्साहस का कार्य किया। हैदराबाद राज्य के प्रभारी मद्दन्ना और अखन्ना नामक भाइयों की सक्रियता, सहायता और समर्थन से शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक में एक नया अभियान शुरू कर दिया। अपनी राजधानी में कुतुब शाह ने शिवाजी का एक शानदार स्वागत किया। एक औपचारिक समझौता भी वहां पर हुआ। कुतुब शाह ने शिवाजी को 1 लाख हुंड, जो कि 5 लाख रुपए के बराबर है, वार्षिक का अनुदान देना स्वीकार किया। उसने बेसिकली उसके दरबार में एक मराठा राजदूत का रहना तय हुआ। कर्नाटक में मिलने वाले इलाके और लूट के माल का बांटा जाना भी तय हुआ। शिवाजी की सहायता के लिए कुतुब शाह ने एक दस्ता और तोपखाना दिया और सेना का खर्च उठाने के लिए भी, इसमें लिखा है कि सेना का खर्च उठाने के लिए धन भी प्रदान किया। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत लाभदायक रही। उन्होंने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और बेलूर छीना और अपने सौतेले भाई एकोजी के अधिकार वाले क्षेत्रों का काफी भाग भी जीत लिया। यहाँ पे लिखा है कि शिवाजी ने हालांकि हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म के उद्धारक की उपाधि धारण की थी, पर उन्होंने क्षेत्र को, जिसकी आबादी अधिकतर हिंदू थी, बेरहमी से लूटा भी था। दौलत से लदे हुए घर लौटने के बाद शिवाजी ने कुतुब शाह के साथ उसका बंटवारा करने से भी इनकार कर दिया था। इस तरह से उससे अपने संबंध बिगाड़ लिए थे। कर्नाटक का जो अभियान है वो शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान था। देखिए, लिखा है कि शिवाजी ने जिंजी में जो आधार बनाया था वह उस समय उनके बेटे राजाराम के लिए सुरक्षित शरण स्थल साबित हुआ था। जब औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा, तो क्या हुआ कि जो कर्नाटक में अभियान के कुछ समय के पश्चात ही वहां पर शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था की जो बुनियाद रख दी थी। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकतर दक्कनी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीकों के तर्ज पर बनाई गई थी। हालांकि उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए थे, जिन्हें अष्टपद कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है जो कभी कभी अष्टप्रधान कहे जाते थे, पर इसकी जो प्रकृति है वो मंत्री परिषद वाली नहीं थी। हर मंत्री जो है वो बेसिकली अलग अलग फील्ड के थे। तो ये आप लोगों का जो बेसिकली मराठा है वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। और अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं भारत का इतिहास, जो कि आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। उसके लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि मे बी स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम अगर आप लोगों को नहीं सही लगेगा, या फिर मुझे ऐसा लगा कि उसमें टॉपिक कम है, तो कुछ टॉपिक को हम लोग बिपिन चंद्रा से भी उठा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।